बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 9.1 के प्रॉब्लम्स। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4 सेकंड पार्ट। इसका सॉल्यूशन समझने के बाद इसका फर्स्ट पार्ट और इसके अलावा प्रॉब्लम नंबर 3 आप बासानी सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा एग्जाम्पल्स भी आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अगर मैं ये कहूं कि इसका सॉल्यूशन समझने के बाद आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, इसके अंदर पूरी एक्सरसाइज की समरी आ जाएगी, तो ये भी गलत नहीं होगा। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम नंबर 4 का स्टेटमेंट है, ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द सॉल्यूशन रीजन, ऑल्सो टेल वेदर द सॉल्यूशन रीजन इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। कॉर्नर पॉइंट्स सॉल्यूशन रीजन के क्या होते हैं, बाउंडेड या अनबाउंडेड रीजन किसे कहते हैं, ये हम उस वक्त बात करेंगे जब हम सॉल्यूशन रीजन मालूम कर लेंगे, सॉल्यूशन रीजन का ग्राफ बना लेंगे। हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा कि हम इनइक्वालिटीज को नाम देते हैं। अगर आपके पास प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इनइक्वालिटी हो तो फिर तो जाहिर बात है कि एक इनइक्वालिटी है तो सारी बातें उसी के गिर्द घूमेंगी। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज आ जाएं तो फिर आपको रेफरेंस देना पड़ता है आगे जाकर। सो आप अगर नाम देंगे तो वो ज्यादा बेहतर अप्रोच होगी। दिस इज फर्स्ट इनइक्वालिटी, सेकेंड इनइक्वालिटी एंड थर्ड इनइक्वालिटी। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ वन इज। मेरा सवाल आपसे यह है कि एसोसिएटेड इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है? शाबाश, द आंसर इज कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जो किसी इनइक्वालिटी में से, किसी वेरिएबल इन्वॉल्व इनइक्वालिटी में से इनइक्वालिटी का सिंबल हटाकर इक्वालिटी का सिंबल प्लेस करके बनाई जाए, उसे उस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड या कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहते हैं। एसोसिएटेड यानी मुतल्लका, और कोरेस्पॉन्डिंग का जो मतलब है वो भी मुतल्लका के सेंस में ही आता है कि ये किसी से कोरेस्पॉन्ड कर रही है। अब मैंने यहां पर वर्ड यूज किया, अगर आपने गौर किया हो, वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इनइक्वालिटी। स्टूडेंट्स, इन सारी इनइक्वालिटीज के अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, हम इनकी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बना सकते हैं। मैंने आपसे अभी कहा कि इस लेक्चर के अंदर हमारी पिछली सारी रिवीजन हो जाएगी, आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई जाती है। अगर आपके पास एक इनइक्वालिटी है 5 greater than 3, तो आप यहां से इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन नहीं बना सकते, इसके साथ कोई इक्वेशन एसोसिएट नहीं करती। आप यहां पर 5 = 3 नहीं लिख सकते, लेकिन अगर 5x greater than 3 लिखा हो तो आप 5x = 3 इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड या कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना सकते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, अब इक्वेशन अगर आ जाएगी लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन से बनती है एक स्ट्रेट लाइन। हम उस स्ट्रेट लाइन को जो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन से बनेगी उसे कह देंगे लाइन 1। इक्वेशन का नाम भी L1 रख दिया हमने, और इससे जो लाइन बनेगी उसका नाम भी L1। 2x + y = 3। इस मेथड का, इस नोटेशन का बड़ा फायदा होगा कि जब हम ग्राफ में जाकर लाइन ड्रॉ करेंगे हम उसके साथ भी लिख देंगे L1, और हमें पता होगा कि ये किस इक्वेशन से बनाई गई है। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर आ गए 2 वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, अगर किसी लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हों तो लाइन किस किस्म की होती है? शाबाश, द आंसर इज स्लांट लाइन। अब स्लांट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? द आंसर इज 2। हमें कम से कम, और मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा भी, आप अगर 2 पॉइंट्स आप लोकेट कर लें किसी लाइन के, उन दोनों को ज्वाइन करने से आपको वो लाइन मिल जाती है, उसको फिर आप जितना मर्जी एक्सटेंड करते रहें। तो स्टूडेंट्स, हमें इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत है। अब 2 पॉइंट्स हम मालूम कर सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स। आप x को एक वैल्यू दें, आपके पास y की वैल्यू आएगी, वो 1 पॉइंट होगा। आप x को एक और वैल्यू दें, y की एक वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। आप y को वैल्यू देकर x की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। इस तरह से भी पॉइंट्स मालूम किए जा सकते हैं। हमने डिस्कस किया कि सबसे आसान जो पॉइंट्स हैं मालूम करने, वो इंटरसेप्ट्स होते हैं। इंटरसेप्ट्स क्या है? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है
कि जब लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है और वाई इंटरसेप्ट उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है जब लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। स्टूडेंट्स, ये जो इंटरसेप्ट्स हैं ये मालूम करने आसान होते हैं। चूंकि वाई इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए आप एक्स को 0 पुट करते हैं और एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए आप वाई को 0 पुट करते हैं। 0 पुट करने से आपकी कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। लेकिन एक बात आपको याद रखना जरूरी है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ उस वक्त होंगे जब लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगी। और इसकी पहचान यह है कि आपकी जो इक्वेशन है अगर उसके अंदर कांस्टेंट नॉन जीरो होगा तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। यहां पर नॉन जीरो है सो हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अप्रोच को फॉलो करेंगे। यहां पर भी कांस्टेंट्स नॉन जीरो है सो एक्स और वाई इंटरसेप्ट अप्रोच को फॉलो किया जाएगा। अगर आपके पास कांस्टेंट 0 आ जाए तब आप रैंडम 2 पॉइंट्स मालूम कर लीजिएगा। अब हम यहां लिखते हैं फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। इसके लिए हम बनाते हैं एक टेबल। आप ये टेबल फ्री हैंड से नहीं बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे। वाई इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए y को 0 पुट किया, y को 0 पुट करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 3/2 दैट इज 1.5। x को 0 पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा दैट विल बी 3। अब हमें मालूम करना है कि इस इनइक्वालिटी के किस साइड पर शेडिंग होगी। चूंकि जब आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो एक्स वाई प्लेन के 2 हाफ्स हो जाएंगे, एक हमारे यानी 2 हाफ बन जाएंगे लाइन के एक तरफ और दूसरी जानिब। अब स्टूडेंट्स, हमने कौन सा एरिया शेड करना है ये फैसला करने के लिए हम एक पॉइंट को टेस्ट पॉइंट के तौर पर यूज करते हैं। आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, बस उसकी शर्त ये होती है कि वो पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। आप कोई पॉइंट चूज करते हैं लाइन ड्रॉ करने के बाद, या ऊपर से या नीचे से, आप वो देखते हैं कि वो पॉइंट जो है वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो आप उस पॉइंट वाले एरिया को शेड कर देते हैं, और अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप अपोजिट साइड वाला रीजन शेड कर देते हैं। और पॉइंट जो है वो चूज करना बहुत आसान है अगर आप ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर यूज करें, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। लेकिन यहां पर भी ये बात याद रखनी जरूरी है कि आप ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर उस वक्त यूज करते हैं जब आपकी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास ना कर रही हो, यानी उसका जो कांस्टेंट है वो नॉन जीरो हो। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट्स नॉन जीरो है, सो ओरिजिन को हम टेस्ट पॉइंट के तौर पर तमाम केसेस में यूज कर सकते हैं। ओरिजिन टेस्ट, टू इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 3। ओरिजिन टेस्ट करते हुए हम इक्वल टू का रिलेशन खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो इनइक्वालिटी है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या लेस देन रह जाती है ओरिजिन टेस्ट के दौरान। 0 ग्रेटर देन 3, 0 ग्रेटर देन 3, दिस इज फॉल्स। बिल्कुल इसी पैटर्न पर वर्किंग करते हैं सेकंड इनइक्वालिटी के लिए। इक्वेशन ऑफ 2 इज, इससे बनने वाली लाइन भी लाइन 2 और ये इक्वेशन भी लाइन 2। L2 इसका नाम हमने रख दिया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स, टेबल
y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 5, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 5, यानी x इंटरसेप्ट भी 5, y इंटरसेप्ट भी 5। ओरिजिन टेस्ट, जीरो प्लस 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5, this is true. Associated equation of 3 is x minus y is equal to 2। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक बात बता दूं, आपकी किताब में यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, जबकि यहां पर लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। अगर लेस देन और इक्वल टू होगा तब हमारा जो जवाब है वो किताब के मुताबिक आएगा। फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 2, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू -2। ओरिजिन टेस्ट, जीरो माइनस 0 लेस देन 2, 0 लेस देन 2, ट्रू। स्टूडेंट्स हमने तीनों इनइक्वालिटीज के लिए वर्किंग कंप्लीट कर ली। बढ़ते हैं एक्स वाई प्लेन पर और सॉल्यूशन रीजन प्लॉट करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन लाइंस मैं आपके लिए पहले ड्रॉ कर चुका हूं, एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूं। यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक दफा फिर बता दूं कि एग्जाम्स में आपको कोई ग्राफ पेपर इस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाता। आपने सिंपली अपनी शीट के ऊपर एक्स वाई प्लेन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। आपने जहन में रखने हैं अपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। जो तमाम आपके पास एक्स इंटरसेप्ट्स या वाई इंटरसेप्ट्स आएंगे उन वैल्यूज को आपने जहन में रखते हुए अपना स्केल डिसाइड करना है। यानी फर्ज करें कि आपका एक्स इंटरसेप्ट जो आता है वो 50 आ जाता है और वाई इंटरसेप्ट आपका 30, 40 आ जाता है, इस तरह के बड़े नंबर्स आ जाते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप फिर ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की है आप इसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कंसीडर नहीं करेंगे। आप इसे 10, 20, 30, 40, 50 ये भी कंसीडर कर सकते हैं। यानी आपने अपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के मुताबिक डिसाइड करना है कि इन मार्क्स का मतलब क्या है। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 यानी एक जो डिस्टेंस है इसे 1 कंसीडर कर रहा हूं। सो यहां पर चूंकि हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज बिल्कुल छोटे छोटे नंबर्स थे तो हम सिंपली इसे कर सकते हैं। लेकिन आपके जहन में रहना चाहिए कि आप स्केल को कम या ज्यादा कर सकते हैं। सिर्फ एहतियात यह है कि आपके ये डिस्टेंसेस बराबर होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स जो हमारी लाइन 1 थी उसका x इंटरसेप्ट था 1.5 और y इंटरसेप्ट था 3। हमने दोनों जगहों पर डॉट प्लेस की और दोनों डॉट्स को हमने एक स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया, दोनों साइड्स पर एरो हेड, और यहां पर हमने लिख दिया L1 कि ये उस इक्वेशन से बनने वाली लाइन है। अब स्टूडेंट्स लाइन 2 की अगर बात करें तो इसका x इंटरसेप्ट भी 5 था और y इंटरसेप्ट भी 5 था। दोनों डॉट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, लिख दिया साथ लाइन 2। हाँ, ओरिजिन टेस्ट की साथ साथ बात होगी। लाइन 1 जो थी उसका ओरिजिन टेस्ट जो था वो फॉल्स था। सो ये ओरिजिन है, तो लाइन 1 के लिए अगर ओरिजिन टेस्ट यानी फर्स्ट इनइक्वालिटी की इनफैक्ट मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए ओरिजिन टेस्ट फॉल्स था, तो ये ओरिजिन है। ओरिजिन की अपोजिट साइड पर शेडिंग होगी। आप अपोजिट साइड पर इस तरह से 2 या 3 मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, आप यहां पर भी लगा लें। 3 या 4 आप जो है वो छोटे छोटे मार्क्स इस तरह से लगा लें। ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं लगाने, बहुत बुरे लगेंगे, आप छोटे छोटे मार्क्स लगा लें। अब स्टूडेंट्स जो
सेकंड इनइक्वालिटी है उसके लिए जो ओरिजिन टेस्ट है वो ट्रू है, तो ओरिजिन है ये, टूवर्ड्स ओरिजिन आपकी शेडिंग होगी। अब स्टूडेंट्स मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दो इनइक्वालिटीज का मुत्तफिका रीजन कौन सा होगा, तो स्टूडेंट्स क्या आप बता सकते हैं? शाबाश। द आंसर इज कि भाई ये कहती है कि इस तरफ शेडिंग होनी चाहिए, इसके मुताबिक इस तरफ शेडिंग होनी चाहिए, तो आपका जो शेडेड रीजन है वो ये होगा, ये इन दोनों लाइनों के दरमियान में। लेकिन यहां तक जब आप आगे जाएंगे, जब ये क्रॉस कर लिया इन्होंने, तो फिर इसके मुताबिक इस तरफ शेडिंग होनी चाहिए, इसके मुताबिक इस तरफ होनी चाहिए, तो दोनों का मुत्तफिका रीजन नहीं बन रहा, दोनों के जो रीजन हैं वो डिस्टिंक्ट हो गए। सो शेडिंग इससे आगे नहीं हो सकती। ये वो रीजन है कि जिसके अंदर शेडिंग होगी, और ये रीजन इस तरफ नेवर एंडिंग होगा, क्योंकि ये लाइंस इस तरफ नेवर एंडिंग है, इस तरफ ये शेड जो रीजन है, सॉल्यूशन रीजन, ये चलता चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लाइन 3 को कहानी में शामिल करते हैं। लाइन 3 के लिए जो एक्स इंटरसेप्ट था वो था 2 और वाई इंटरसेप्ट था -2। हमने दोनों डॉट्स प्लेस किए, लाइन हमने ड्रॉ कर दी, यहां लिख दिया लाइन 3। इसका ओरिजिन टेस्ट भी ट्रू है। अब स्टूडेंट्स मेरा सवाल आपसे यह है कि शेडिंग कहां पर होगी? शाबाश। अगर मैं कहूं यहां पर, तो क्या यहां पर अब शेडिंग हो सकती है? फर्स्ट इनइक्वालिटी और सेकेंड इनइक्वालिटी के मुताबिक तो यहां पर शेडिंग की जा सकती है, लेकिन थर्ड इनइक्वालिटी के आप अपोजिट साइड पर आ चुके हैं, सो ये तीनों का मुत्तफिका रीजन नहीं है। सो आप समझ गए होंगे इन एरोज की मदद से कि जो सबका मुश्तरका रीजन है वो ये रीजन बनता है, ये रीजन, ये जो रीजन है इस पर सबका इत्तेफाक है। यहां पर भी शेडिंग नहीं हो सकती, आपकी सेकेंड इनइक्वालिटी खुश नहीं है, यहां पर शेडिंग नहीं हो सकती, आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी यहां पर खुश नहीं है। सो ये वो रीजन है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये शेडिंग यहां से स्टार्ट होगी और ये मैं शेडिंग परफॉर्म कर रहा हूं। शेडिंग लाइनों से बाहर नहीं आनी चाहिए, एहतियात से करनी चाहिए, इसको नफासत से यानी आपने परफॉर्म करना है। ये स्टूडेंट्स हमारा बन गया सॉल्यूशन रीजन। अब स्टूडेंट्स आते हैं इस बात की तरफ कि हमें पूछा गया था कि बताओ कि ये सॉल्यूशन रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड। हमें डेफिनेशन नहीं आती। आप बाउंडेड और अनबाउंडेड इन दो अल्फाज को सोचें कि इनका लॉजिकल मीनिंग जो बन रहा है उसके मुताबिक ये रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड। शाबाश। द आंसर इज ये रीजन बाउंडेड है। आपकी इंट्यूएशन के मुताबिक बाउंडेड रीजन एक ऐसा रीजन होगा जिसके हर तरफ बाउंड्री लाइन एग्जिस्ट करती होगी, और अनबाउंडेड रीजन एक ऐसा रीजन होगा कि जो हर तरफ बाउंड्री लाइन के साथ नहीं होगा, किसी तरफ से वो नेवर एंडिंग होगा। फर्ज करें कि अगर मैं ये एरिया शेड करना शुरू करूं, ये एरिया शेड करना शुरू करूं, ये लाइन 1 और लाइन 2 दोनों एक्सटेंडेबल हैं, तो स्टूडेंट्स ये जो रीजन शेड होगा इस तरफ इसकी कोई बाउंड्री लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी, सो ये जो रीजन बनेगा ये अनबाउंडेड रीजन होगा। आपकी इंट्यूएशन के मुताबिक बिल्कुल आप दुरुस्त सोच रहे हैं, बाउंडेड और अनबाउंडेड आप जज कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इन दोनों रीजन्स की बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन की गई है। अब बाउंडेड रीजन आपके सामने है। बाउंडेड रीजन की डेफिनेशन है अ रीजन which can be enclosed in a circle of finite radius is called bounded region। एक ऐसा रीजन जिसे एक फाइनाइट रेडियस के सर्कल में एनक्लोज किया जा सके बाउंडेड रीजन कहलाता है। आप इस रीजन को एक फाइनाइट रेडियस के सर्कल में एनक्लोज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर मैं रीजन सॉल्यूशन रीजन बनाता, जो कि यहां तो नहीं बना, अगर मैं फर्ज करूं कि यहां पर सॉल्यूशन रीजन होता, तो स्टूडेंट्स वो सॉल्यूशन रीजन इस साइड पर नेवर एंडिंग होना था। आप उस रीजन को एक फाइनाइट रेडियस के सर्कल के अंदर कंटेन नहीं कर सकेंगे। अ रीजन which cannot be enclosed in a circle of finite radius is called unbounded region। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 1 हमने इसी एक्सरसाइज के जो सॉल्व किए उनके अंदर प्रॉब्लम नंबर 3 अभी तक अब हमने सॉल्व नहीं किया, वो इनफैक्ट आपका होमवर्क होगा इसके साथ।
आप प्रॉब्लम नंबर 1, 2 और 3 इनके अंदर जितने भी रीजन्स देखेंगे स्टूडेंट्स वो अनबाउंडेड रीजन्स होंगे। अब स्टूडेंट्स एक और डेफिनेशन यहां पर करते हैं और वो स्टूडेंट्स डेफिनेशन है कनकेव रीजन और कन्वेक्स रीजन। अब कनकेव रीजन किसे कहते हैं? इफ a line joining any 2 points of a region does not lie entirely within the region, then the region is called concave region. अगर एक रीजन के अंदर 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, वो 2 पॉइंट्स रीजन के अंदर ही हो, 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सारी की सारी रीजन के अंदर ना हो, तो ऐसे रीजन को कनकेव रीजन कहा जाता है। अदरवाइज इट विल बी कन्वेक्स रीजन, यानी इफ अ लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ रीजन lies entirely within the region, then the region will be called convex region. मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। फर्ज करें ये इस तरह से एक रीजन बना हुआ है, मैंने इसको शेड नहीं किया। अब आप यहां पर और यहां पर ये 2 पॉइंट्स मैंने चूज किए जो कि रीजन के अंदर हैं। आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो क्या सारी की सारी लाइन रीजन के अंदर है? द आंसर इज नो। स्टूडेंट्स ये जो रीजन है ये कनकेव रीजन है। अब स्टूडेंट्स एक ऐसा रीजन जिसके अंदर, अच्छा आप यहां पर सोच रहे होंगे कि सर आप यहां पर 2 डॉट्स चूज कर लें, तो स्टूडेंट्स कहीं पर भी आप 2 डॉट्स चूज करें, 2 डॉट्स उस रीजन के अंदर चूज करें, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो, सब पॉसिबिलिटीज के अंदर लाइन अगर रीजन के अंदर होगी तब वो रीजन कन्वेक्स रीजन होगा। अदरवाइज अगर एक भी केस इस तरह का निकल आया उस रीजन के अंदर तो स्टूडेंट्स वो कन्वेक्स रीजन नहीं होगा, वो कनकेव रीजन होगा। अब स्टूडेंट्स ये जो आपका सॉल्यूशन रीजन है इसके अंदर मैं कहीं पर भी 2 पॉइंट्स चूज करूं, यहां पर एक पॉइंट हो, यहां पर एक पॉइंट हो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो लाइन एंटायरली विद इन द रीजन होगी। आप 2 पॉइंट्स ऐसे इस रीजन के अंदर चूज कभी नहीं कर सकते कि जिनको ज्वाइन करने से लाइन जो है वो बाहर निकल जाए, उसका थोड़ा सा भी हिस्सा बाहर निकल जाए। सो दिस रीजन इज कॉल्ड कन्वेक्स रीजन। हमारी जो सर्कल होता है, इलिप्स होता है, ट्राइंगल होती है, पेंटागन, हेक्सागन, ये जो रेगुलर हमारे जो पॉलीगॉन्स हैं, ये सारे के सारे बुनियादी तौर पर कन्वेक्स रीजन्स की एग्जांपल्स होती हैं। और ये जिस तरह मैंने बनाया, या आप इस तरह से, जिस तरह गोल्फ कोर्स के अंदर इस तरह के पैटर्न्स बने होते हैं, आप इस तरह की कोई चीज़ बना लें तो यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे डॉट्स आ जाते हैं, ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जिनको ज्वाइन करने से लाइन रीजन से बाहर निकल जाती है। सो दीज रीजन्स आर कॉल्ड कनकेव रीजन्स। और हमारे इस चैप्टर के अंदर जितने सॉल्यूशन रीजन आप देखेंगे वो सारे के सारे कन्वेक्स रीजन्स होंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर ये कंक्लूड पहले कर लें, हमसे पूछा गया था कि रीजन बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड, तो हम यहां पर लिख देते हैं इट इज अ बाउंडेड रीजन। ये बाउंडेड रीजन है। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट के अंदर हमसे कहा गया था कि सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स भी मालूम करो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉर्नर पॉइंट कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स कॉर्नर पॉइंट को वर्टेक्स भी कहा जाता है। डेफिनेशन को ध्यान से सुन लें और लिख लें। पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर 2 और मोर ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स ऑफ द सॉल्यूशन रीजन। आसान अल्फाज में सॉल्यूशन रीजन जो है उसका एक ऐसा पॉइंट जहां पर सॉल्यूशन रीजन की 2 या 2 से ज्यादा बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट करें, उसे उस पॉइंट को उस सॉल्यूशन रीजन का वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। अगर मैं आपसे डेफिनेशन के बगैर भी कहता कि इस रीजन के मुझे कॉर्नर पॉइंट्स बता दें कितने हैं, तो आप फौरन कहते कि सर ये ट्राइंगुलर रीजन है और इसके 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है और एक कॉर्नर पॉइंट ये है। अब अगर आप ये पॉइंट देखें, इसके अलावा ये पॉइंट देखें या कोई और पॉइंट इन तीनों के अलावा अगर आप देखें तो वो
सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा भी नहीं होगा, और दूसरा वो सॉल्यूशन रीजन की जो बाउंड्री लाइंस हैं उनका इंटरसेक्शन नहीं होगा। अब ये देखें कि दिस इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रीजन, क्योंकि बाउंड्री लाइंस जो हैं ये सॉलिड लाइंस हैं, ये बाउंड्री लाइंस सॉलिड लाइंस हैं, सो बाउंड्री लाइंस भी सॉल्यूशन का हिस्सा हैं। ये सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा है और सॉल्यूशन रीजन की दो बाउंड्री लाइंस यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यही मामला यहां पर है और यही मामला यहां पर है। स्टूडेंट्स, इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी का। अब ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर नहीं आ रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर कोई कॉर्नर पॉइंट आ रहा हो तो हम देखकर उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं, देखकर बता सकते हैं, लेकिन तीनों एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर नहीं है, सो हमें तीनों मालूम करने होंगे। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर हमने कॉर्नर पॉइंट ए मालूम करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? शाबाश, द आंसर इज, अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना हो दो लाइंस का, तो वो जो दो लाइंस हैं वो जिन इक्वेशन से बनी हैं उनका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देगा। जब भी आप दो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो जो x और y की वैल्यू आती है वो बुनियादी तौर पर उन लीनियर इक्वेशन से बनने वाली जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं उन दो स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सो अगर हमें वर्टेक्स ए मालूम करना है तो हमें लाइन 1 और लाइन 3 का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन करना होगा, इसलिए मैंने ये नाम दिए थे। अगर वर्टेक्स बी मालूम करना है तो ये वर्टेक्स बी लाइन 2 और लाइन 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वर्टेक्स सी लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो हमें ये साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस परफॉर्म करने होंगे। हम यहां पर हेडिंग देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। हम यहां लिखेंगे देयर आर 3 कॉर्नर पॉइंट्स ए, बी एंड सी। ए, बी और सी 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। टू फाइंड ए, सॉल्विंग L1 and L3 simultaneously। अब L1 स्टूडेंट्स क्या थी? L1 2x plus y is equal to 3 और L3 है x minus y is equal to 2। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? शाबाश, यहां पर प्लस वाई, यहां पर माइनस वाई, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो y कैंसिल होगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू हम किसी एक में पुट करेंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी पॉइंट A के x और y कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। इसी पैटर्न पर हम वर्किंग करेंगे B के लिए और इसी तरह से C के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। एडिंग L1 and L3, 2x plus y is equal to 3, x minus y is equal to 2। ये कैंसिल, 3x is equal to 3 plus 2 5, x is equal to 5 by 3। Putting in L3, 5 by 3 minus y is equal to 2, y is equal to 5 by 3 minus 2 और 3 2s are 6, तो y की वैल्यू आ गई -1 by 3। A हमारे पास आ गया कॉर्नर पॉइंट 5 by 3 -1 by 3। ये 5 by 3 और -1 by 3, इसका y कोऑर्डिनेट आप देखें नेगेटिव है और x कोऑर्डिनेट इसका 1 से ग्रेटर है, 2 से स्मॉलर है, तो स्टूडेंट्स 5 by 3 ऐसे ही है।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बी की। टू फाइंड बी सॉल्विंग बी जो है वो लाइन 3 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन है। टू फाइंड बी सॉल्विंग लाइन 2 एंड लाइन 3। लाइन 2 और लाइन 3 लाइंस भी हैं और इक्वेशंस के नाम भी हैं। लाइन 2 एंड लाइन 3 साइमल्टेनियसली। अब लाइन 2 स्टूडेंट्स हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास लाइन 2, ये लाइन 3। अब स्टूडेंट्स यहां पर भी आप एडिशन करेंगे y कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे x कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2। अब इसे पुट करते हैं हम किसी एक में, 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन L2, 7/2 प्लस y is equal to 5. y is equal to 5 minus 7/2. तो y की वैल्यू आ गई 2 5 10, 10 minus 7 3, 3/2। तो स्टूडेंट्स b बन गया 7/2, 3/2। अगर आप b को देखें तो 7/2 का मतलब है 3.5, आप देखें ये 3.5 ही है और y की वैल्यू 1.5, ये बिल्कुल 1.5 के सामने है। यानी हमारा जो सॉल्यूशन है वो जस्टिफाई हो रहा है हमारी शेडिंग से, हमारे ग्राफ से। टू फाइंड C सॉल्विंग लाइन 1 एंड लाइन 2 साइमल्टेनियसली। 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 और लाइन 2 है x प्लस y इज इक्वल टू 5। यहां पर स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन से कैंसलेशन होगी। यह आ गया x, ये कैंसलेशन इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -2, अगर आप देखें तो ये -2 के सामने आ रहा है। पुटिंग इन L2, L2 में से पुट करते हैं x की वैल्यू -2 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 7। C हमारे पास बन गया -2 7। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स को अगर हम इकट्ठा लिख दें, कॉर्नर पॉइंट्स आर, ए है स्टूडेंट्स हमारे पास, ए हमने यहां पर मालूम किया 5/3 -1/3। बी है स्टूडेंट्स हमारे पास 7/2 3/2 और सी है -2 7। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।